खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होंगी आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो आपको प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। देर किस बात की है, चलिए शुरुआत आज के इस खास प्रोग्राम की। वन भूमि को संरक्षित करने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? असम के रायमोना नेशनल पार्क में इस संबंध में एक बेहद खूबसूरत और अनूठी कहानी है, जहां जो लोग कभी विध्वंसक हुआ करते थे आज रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह से ऐसा संभव हो रहा है और कैसे वन भूमि का संरक्षण हो रहा है, आइए देखते हैं। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र BTR के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई, क्योंकि BTR प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई, क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। करीब 57 शिकारी आज इस घने जंगल में रक्षक बन चुके हैं। यहाँ पे 2021 के पहले जो शिकारी लोग थे, पोचर्स, जो मतलब जानवर का हंटिंग करते थे, ये पोचर्स लोग को हमने 2021 में हम लोग का जो NGO है रायमोना गोल्डन लंगूर इको टूरिज्म सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आया। टोटल 57 ऑफ देम। सो ये 57 जो पोचर्स लोग थे पहले जो शिकार करते थे, अभी ये लोग मेन स्ट्रीम पे आके ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे नो ऑल द रूट्स। शिकारी करते वक्त उनको सब रूट मालूम था, तो अभी ये डिपार्टमेंट के साथ रह के शिकारी को पकड़ने में ये शिकारी लोग, एक्स पोचर्स लोग अभी हमको मदद कर रहे हैं। 2021 से हो रहे विकास के साथ दुनिया भर से पर्यटक रायमोना घूमने आने लगे हैं। भूटान और नेशनल पार्क के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा सोनकोश नदी हर आगंतुक के लिए एक मनोरम स्थान है। दूसरी ओर लुप्त प्राय माने जाने वाले गोल्डन लंगूर नेशनल पार्क का एक और आकर्षण है। पर्यटकों के अनुसार इस जंगल की यात्रा उनके मन को मोह लेती है। आप पहले क्या काम करते थे? जंगल में शिकार करता है। शिकार करते थे। कितना सालों से करते थे? 2021 पहले। हाँ। तो 2021 के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल क्या करते हैं? अभी 2021 सितंबर 22 में हम लोग सरेंडर हुआ, जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था उस टाइम में। हमारा देश इतना महान है, लोगों को जानना चाहिए। ये जो जगह है असम में बोडोलैंड, इसको तो आप इसको नापना नहीं सकेंगे। एक्चुअली यू कैन नॉट मेजर द ब्यूटी, द वार्मथ ऑफ पीपल। इतना अंतरंग, इतना उष्णता है लोगों में, इतना प्यारा है लोग यहाँ पे सब जगह में। और ये जो वादियाँ, ये जो जंगल, ये देख रहा हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रहा है। मैं बार बार फिर आना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे समय में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है और वन संरक्षण को इसका एकमात्र समाधान माना जाता है, ऐसे में रायमोना संरक्षण मॉडल इस संबंध में एक मार्गदर्शक हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोकराझार से कमल बोरा की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। तो ये तो थी वनों के संरक्षण की कहानी, इंसान के जज्बे की कहानी, प्रकृति से प्रेम की कहानी। लेकिन प्रकृति से प्रेम बस यहीं तक सीमित नहीं है। जी हाँ, पशु पक्षियों की सेवा करना भी प्रकृति से प्रेम करना ही है। ऐसी ही एक और अनूठी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, अगर हम आप में से कोई भी बीमार पड़ जाता है तो हम अपना इलाज अस्पताल में करा सकते हैं, लेकिन उनका क्या, जो बेजुबान हैं, जो सड़क पर चलने वाले पशु हैं या आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, वो जब बीमार पड़ जाएंगे तो अपना इलाज कैसे कराएंगे? यही सवाल उठा गुजरात के भावनगर के 5 दोस्तों के मन में, और उन्होंने एक अस्पताल तैयार कर डाला। जी हाँ, जीव दया हॉस्पिटल। यहाँ पशु पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जाता है और सैकड़ों पशु पक्षियों का अब तक मुफ्त इलाज किया जा चुका है। कैसे, आइए देखते हैं। भावनगर से 25 किलोमीटर दूर सीहोर तालुका के अगियाली गांव के बाहर 2 साल पहले स्थापित प्रेरणा फाउंडेशन जीव दया अस्पताल पशुपालकों, पशुपालन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्वामित्व वाले या गैर स्वामित्व वाले पशुओं और पक्षियों के लिए वरदान बन रहा है। भावनगर जिले के 350 से ज्यादा गांवों और अमरेली समेत आसपास के जिलों के लिए ये एक बेहतरीन अस्पताल है। आज से 2 साल पहले भावनगर के 5 दोस्तों ने सेवा के लिए क्या किया जा सकता है, इस विचार को अमल में लाते हुए इस अस्पताल का निर्माण किया और आज ये अमूल्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी जानवरों और पक्षियों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। बचाव से लेकर बड़े ऑपरेशन तक उनके लिए जरूरी भोजन, और जब तक जानवर या पक्षी ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका खास ख्याल रखा जाता है। पंछी पशु जो है तो उनको अबोल जीव है, उनको बचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए, उन पर काम किया जाए, ऐसा हमारा सबका मानना था और हमारी सबकी सोच थी। ये सोच धीरे धीरे एक सेवा के कार्य में पूरे अभियान में बदल गई और हमने छोटे पैमाने पर ये सेवा का काम शुरू किया। और जैसे जैसे हम लोग दोस्त लोग मिलते गए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 लोग होते गए, ऐसे से हमारा एक बड़ा ग्रुप बना। सब ने सोचा कि ये जो सेवा अभियान है, जीव दया का सेवा अभियान, उसको बड़े पैमाने पर किया जाए। इस अस्पताल में इलाज के लिए आधुनिकतम उपकरण, भारी जानवरों को उठाने के लिए क्रेन, आईसीयू वार्ड, सभी प्रकार की दवाइयों से लेकर इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ गौरैया, मोर, तोता, कबूतर, मुर्गियाँ, बतख, उल्लू, बाज समेत सभी पक्षी मौजूद हैं और साथ ही साथ गाय, भैंस आदि जानवरों का भी समुचित उपचार किया जाता है। हिरन, नीलगाय और कुत्ते सहित अन्य जानवरों का भी यहाँ पर समुचित उपचार होता है। कोई भी जगह पे पशु, प्राणी, पक्षी जो इंजर्ड हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ हुई है, मानगी हुई है, उसका शरीर में कोई भी तकलीफ हुई है, तो आज जीव दया हॉस्पिटल फाउंडेशन में जो फ़ोन करके उसको बुलाए तो उसकी वाहन तुरंत ये प्राणी को, ये पशु को वहाँ आए और वहाँ आए लेकर वहाँ यहाँ जीव दया हॉस्पिटल पे ले आता है और वहाँ यहाँ आके तुरंत सरस जो हमारे टीम है डॉक्टर साहिबों की, वो उसकी सेवा में लग जाती है। सड़क दुर्घटना या किसी अन्य वाहन दुर्घटना के शिकार पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पशु पक्षी के ठीक होने पर उन्हें उनके मूल मालिक को लौटा दिया जाता है। अगर गैर मालिक पशु प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, ठीक से काम करने पर उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहाँ से उन्हें बचाया गया था। हॉस्पिटल में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लार्ज एनिमल्स, छोटे बर्ड्स, सबकी सारवार की, लेकिन खास करके वो गाय माता है, बलद है, बैल है, उसका बहुत ऑपरेशन किया है। उसमें जो सींग का कैंसर होता है उसके हमारे यहाँ बहुत केसेस आते हैं और वो डिलीवरी का भी केस आते हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमको जो सिजेरियन बोलते हैं वो भी करना पड़ता है। इस अस्पताल ने वन विभाग के साथ एक MOU भी साइन किया है और वन विभाग के अधीन आने वाले पशु पक्षियों का भी यहाँ पर इलाज होता है। पूरी तरह से ठीक होने पर उन्हें वन विभाग को वापस सौंप दिया जाता है। यहाँ पर चूजों के लिए विशेष आवास और जरूरी भोजन की भी व्यवस्था है। ये देखिए किस प्रकार बच्चों की तरह यहाँ पर पशु पक्षियों को बोतल से दूध पिलाकर उनका पालन पोषण किया जा रहा है।
पहले इस अस्पताल का खर्च सिर्फ 5 मित्र उठा रहे थे, लेकिन अब सेवा से प्रभावित होकर कई दानदाता आर्थिक मदद, चारा और दवाइयां इत्यादि मुहैया करा रहे हैं और जरूरतमंदों की सेवा भी कर रहे हैं। इस अस्पताल ने एक आशा की किरण जरूर दी है, ताकि इन बेजुबानों को तत्काल 24/7 मुफ्त उपचार मिल सके, और वो भी भावनगर में ही। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के भावनगर से केतन राजपुरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये है प्रकृति से प्रेम की कहानी। ये सिखाती हैं कि सिर्फ अपने आप से प्रेम करना ही जीवन नहीं है, बल्कि जो दूसरों से प्रेम करता है वो सही मायनों में एक अच्छा जीवन जी रहा होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाएंगे उत्तराखंड के एक प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा से। इन्होंने नरेंद्र 9 नाम की एक गेहूं की नई किस्म विकसित की है। ये किस्म कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। ना केवल 3 गुना उत्पादन देती है, बल्कि हर मौसम में उगाई जा सकती है और कम पानी में भी ज़्यादा पैदावार देती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। हल्द्वानी के प्रगतिशील किसान जैविक खेती में नवाचार कर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये किसान गेहूं की नई वैरायटी विकसित कर रहे हैं। ये हैं नरेंद्र, जिन्होंने गेहूं की नरेंद्र 9 प्रजाति विकसित की है, जिसे 2021 में पेटेंट भी मिल गया। नरेंद्र मेहरा ने 2008 में गेहूं की नई वैरायटी विकसित करने की शुरुआत की और 2013 तक नरेंद्र 9 तैयार कर लिया, जो अब देश भर में लोकप्रिय हो गया है। नरेंद्र बताते हैं कि 12 साल की मेहनत के बाद ये किस्म विकसित हुई है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। देखिए, आज जो बात हो रही है बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती पे हो रही है। तो ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो बीजों का इस्तेमाल होता है वह बिल्कुल देसी बीजों का होता है। यह वैरायटी देसी बीज है, और सबसे बड़ी खूबी इस वैरायटी में मुझे ये लगी कि यह वैरायटी जो है ये वातावरण के अनुसार, यानी कि जो जलवायु का परिवर्तन इस समय हो रहा है उसके हिसाब से यह किसी भी कंडीशन में, पर्वतीय क्षेत्र में भी, भावरी क्षेत्र में भी, मैदानी क्षेत्र में भी पैदा की जा सकती है, और इसकी उपज भी बहुत अच्छी है, और यह एक प्रकार से बहुत स्वादिष्ट गेहूँ है। दरअसल साल 2008 दिसंबर का अंतिम सप्ताह होने के कारण उन्हें किसी लेट वैरायटी के गेहूं की बीज की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने RR 21 को चयनित किया और दिसंबर अंतिम सप्ताह में इसकी बुआई की। इसी दौरान एक पौधा मिला, उसकी बालियां बहुत अच्छी थीं। उस पौधे को चिन्हित कर फसल पकने पर उसके बीजों को अलग निकालकर अगले साल यानी साल 2009 में बोना शुरू किया, और धीरे धीरे 2013 तक 80 किलो तक बीज बनाने में कामयाबी हासिल हो गई। और फिर अलग अलग किसानों को सैंपल बोने के लिए दिए, जिसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए, और देखते ही देखते ये बीज एक उन्नत बीज के रूप में प्रचलित होने लगा। 2009 में मैं अपने खेतों में घूम रहा था, तो मुझे एक विशेष प्रकार की बाली अपने खेतों में दिखी। उसको मैंने बीजों से संकलित करते हुए, संरक्षित करते हुए, संवर्धन करते हुए मैं उस बीज को KVK, जोलीकोट, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर और जो हमारा अनुसंधान केंद्र मझड़ा होते हुए इस बीज को मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में, भावरी क्षेत्रों में और राजस्थान में तक इसके ट्रायल के लिए बोया। और जब सब तरीक़ों से यह बीज बिल्कुल सही साबित हुआ, तो अंत में इसे PPVFRA पूसा द्वारा
किसान वैरायटी के रूप में मेरे नाम पेटेंट किया गया। नरेंद्र मेहरा की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्हें किसान श्री सम्मान, कृषि कर्मण पुरस्कार और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। अब वो अपने अनुभव साझा कर अन्य किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न केवल हमारे देश के किसान प्रगतिशील हो रहे हैं और खेती में नया और खास करके दिखा रहे हैं, बल्कि हमारे देश की महिलाएं भी देश के विकास में बहुत कुछ खास योगदान दे रही हैं। आपको मिलवाएंगे पंजाब की रुपिंदर कौर से, जो कि लखपति दीदी के नाम से मशहूर हो गई हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी आय इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उनके कुशलता से, उनके हुनर से। जी हाँ, सिलाई मशीन पर जब उनके हाथ और पांव चलते हैं तो इतने खूबसूरत बैग तैयार होते हैं कि लोग देखते ही वाह कहते रह जाते हैं। मिलिए रुपिंदर कौर से, जो पंजाब के भटिंडा जिले के पक्का कलां गांव की निवासी हैं। इन्हें लखपति दीदी के नाम से भी जाना जाता है। रुपिंदर कौर ने महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अनूठी मिसाल कायम की है। सिलाई मशीन से खूबसूरत बैग बनाती रुपिंदर कौर न केवल फैशन की दुनिया में अपनी कला से लोगों को कुछ खास योगदान दे रही हैं, बल्कि खुद के लिए अच्छी आय भी कमा रही हैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जिस समय ये आयोजन हुआ, उनकी आय 11 लाख रुपए थी, जो अब और भी बढ़ गई है। उन्होंने ये काम 2018 में शुरू किया था। धीरे धीरे रुपिंदर कौर के साथ और भी महिलाएं जुड़ती गईं और अब रुपिंदर कौर के समूह में 13 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी सिस्टर इतने बड़े नाम से जानी जाती है। वो दिल्ली गई, चंडीगढ़ गई, जालंधर गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उसे दूर तक जाना होता है, उसे दूर दूर के लोगों से मिलना होता है, वो ट्रेनिंग देती है। मुझे अच्छा लगता है। मैं सभी को कहना चाहूँगी, हम सब मिलकर अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, हमारा भी नाम बन सकता है। रुपिंदर कौर के साथ काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि पहले वो बेरोजगार थीं, लेकिन अब वो हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। ਅਸੀਂ 2018 तो ये काम लेदर बैग का कर रहे हैं जी। हम हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा अच्छे से वो कर रहे हैं जी। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाकर रुपिंदर कौर न केवल अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। कह सकते हैं कि इन महिलाओं को रोजगार देकर जहां दूसरी महिलाओं को रुपिंदर को उत्साहित कर रहे हैं, वहीं देश की आर्थिक तरक्की में भी वह एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन मनोज सानी और बलिंदर ठाकुर के साथ मैं रमाशंकर, दूरदर्शन समाचार, बठिंडा। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पास स्थित सुदूर सीमावर्ती गांव सिमरी में, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुकी है। यहाँ हर घर में स्वच्छ ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई गई है। जी हां, हर घर में यहां पर LPG कनेक्शन भी है। यहां के लोगों को अब ईंधन के लिए लकड़ी जलाने की या फिर केरोसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये सब संभव हुआ है हमारी सेना और असीम फाउंडेशन की
संयुक्त पहल से। क्या कुछ है ये पहल और कैसे ये गांव आज सौर ऊर्जा से जगमग है, आइए देखते हैं। समावेशी विकास और राष्ट्रीय सेवा के एक सशक्त उदाहरण के रूप में जम्मू और कश्मीर के करना घाटी में स्थित एक सीमावर्ती गांव सिमारी को भारतीय सेना की वज्र डिवीजन और असीम फाउंडेशन के स्वयंसेवियों ने संयुक्त पहल के माध्यम से पूरी तरह विद्युतीकृत और एलपीजी सक्षम बनाया है। नियंत्रण रेखा के पास स्थित ये गांव सिमारी भारत के मतदान केंद्र नंबर 1 के रूप में गहरा सामरिक और लोकतांत्रिक महत्व रखता है। अब तक ग्रामीणों को सीमित बिजली और आदिम खाना बनाने की सुविधाओं से जूझना पड़ता था, लेकिन इस पहल ने सौर माइक्रोग्रिड और स्वच्छ खाना पकाने वाली एलपीजी किट के साथ 53 घरों को बदल दिया है, जिससे इस गांव की जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। यह पहल कर्नल संतोष महादिक शौर्य चक्र सेना पदक की स्मृति में समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। कर्नल महादिक की मां श्रीमती कालिंदा महादिक कमांडर तंगधार ब्रिगेड और असीम फाउंडेशन के संस्थापक और एमडी सारंग गोस्वामी ने संयुक्त रूप से सिमारी में सौर विद्युतीकरण प्रणाली की शुरुआत की। सिमारी गांव की महिलाओं, बच्चों और स्थानीय बुजुर्गों में खुशी की लहर है। भावनात्मक रूप से उत्साहित गांव वासियों में गर्व, कृतज्ञता और एकता की गहरी भावना झलक रही है, क्योंकि विद्युतीकरण ने गांव के घरों में खुशियां ला दी हैं और राष्ट्र की सीमा पर एक सैनिक की विरासत को सम्मान मिला है। ये पहल भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह न केवल राष्ट्र के रक्षक के रूप में बल्कि प्रगति में भागीदारी के रूप में सेना की भूमिका को पुष्ट करता है। भारत की सबसे दूरस्थ सीमाओं तक भी प्रकाश, सम्मान और अवसर लाता है। कि हमारे गांव में बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे गांव में सोलर प्लांट लगने से हमारे गांव की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई। यहाँ हमें इंडियन आर्मी ने प्लांट लगाए, पावर प्लांट, जिसकी वजह से सर हमें लाइट हो गई। हमारे बच्चों को पढ़ने में अभी दिक्कत नहीं है। और सर हमें सिलेंडर गैस दिए आर्मी ने। हम जंगल से लकड़ी ला के खाना बनाते थे, अभी वो फैसिलिटी भी हो गई। हम अभी घर ही में बनाते हैं, लकड़ियों की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और सामुदायिक विकास में अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से असीम फाउंडेशन के सहयोग से चिनार कोर जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस परियोजना में इसकी भागीदारी नवाचार, समावेश और स्थानीय जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कुपवाड़ा से राही मुश्ताक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ये गांव आज जगमग है क्योंकि ये जज्बा है हमारी सेना का और असीम फाउंडेशन के लोगों का और साथ ही साथ यहाँ के गांव वासियों का भी। कहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में उठाया गया हर एक कदम बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि ये सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।